हेलो साथियों। तो आपका जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का एग्ज़ाम है अभी नेक्स्ट मंथ है आपका। और आश्रम पद्धति का तो खैर लंबे समय बाद है, मतलब लंबे समय हम कह सकते हैं कि 2 महीने का गैप है उसमें। तो रिटन एग्ज़ाम जो होना है आपका, मेन एग्ज़ाम जो होना है, उसमें मैं कुछ टॉपिक कवर करवा रहा हूँ जो बीएससी लेवल के हैं, ठीक है ना। क्योंकि 11th-12th के टॉपिक तो आप नोट्स भी हैं, हालांकि नोट्स बीएससी वाले भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उन टॉपिक को करवा रहा हूँ जो आप डेली टच में नहीं रहते। अधिकतर टीचर होंगे आप में तो वो 11th-12th के टॉपिक को पढ़ाते रहते हैं, वो टच में होंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हम टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। अब इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का जो सिलेबस है, वो सिलेबस 3 टॉपिक दिए हैं उन्होंने। एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, नोमेनक्लेचर लिखा हुआ है और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लिखा हुआ है, और कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगली 20 मिनट में, या जितना भी होता है 30 मिनट हो सकता है, मैं आपको ये तीनों टॉपिक एक्सप्लेन कर दूं। आप चाहे तो साथ के साथ इसके नोट्स वगैरह भी बना सकते हैं। और वैसे अगर नोट्स वगैरह भी मैं देता ही रहता हूँ, 11th-12th में आप पढ़ा रहे हैं उनसे रिलेटेड हैं, ठीक है ना, या आपके आगामी एग्जाम है खुद के पीजीडी वगैरह के, तो टेलीग्राम चैनल में आपको क्या मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लें, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको सारा अपडेट मिलता रहता है। और अभी एक अपनी वेबसाइट भी है www.pgtchemistry.com, तो आप इस पे भी कुछ नोट्स वगैरह वहाँ से ले सकते हैं। और आपको लेटेस्ट जो वैकेंसीज वगैरह होती हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो भी मिल जाएंगी। और लेटेस्ट वैकेंसी की अगर बात करें तो अभी डीएसएसबी का या तो कल या फिर मंडे तक मेरे हिसाब से, देखिए बाकी उन लोगों को करना है, मैंने तो करना नहीं है, नोटिफिकेशन आने वाला है दिल्ली वालों का। और उस नोटिफिकेशन में आपका पीजीटी की वैकेंसी आएगी और टीजीटी की वैकेंसी आएगी, ठीक है ना। सभी सब्जेक्ट की, हिंदी से लेके सभी सब्जेक्ट तक का, इंग्लिश तक और सभी साइंस वगैरह की वैकेंसी आने वाली है। ये डीएसएसपी वालों का है, दिल्ली वालों का है, तो आप इस पे फोकस कर सकते हैं अच्छे से। दूसरा, केवीएस की वैकेंसी आने वाली है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप उस पर भी फोकस कर लें। हरियाणा के हैं तो हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है, उसकी भी वैकेंसी एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट आगामी मंथ्स में आने वाली है। थोड़ा आपको खांसी वगैरह की आवाज़ें आ सकती हैं बीच में। तो अब हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन क्या है, नोमेनक्लेचर क्या है और क्लासिफिकेशन क्या है किसका, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का। देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपको पता ही है कि जब मेटल एक डेफिनेशन पे आ रहे हैं अब हम, ठीक है ना, तो लिखने का पैटर्न आप समझें कि जब रिटन एग्जाम होता है तो लिखते कैसे। अब मैं वर्ड टू वर्ड तो लिख के बताऊंगा नहीं तो हमारी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप डेफिनेशन में बताएं कि जब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसी मेटल से डायरेक्टली अटैच हो, ठीक है ना, कि जब कोई कार्बन कंटेनिंग कोई कंपाउंड मेटल से डायरेक्टली बॉन्ड बनाए हुए होता है, तो उसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। पहला पॉइंट तो हमारा ये होगा। दूसरे पॉइंट में पॉइंट वाइज लिखा करें तो एग्जामिनर को चेक करने में सहूलियत होती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारा के सारा आप पॉइंट में ही बना देंगे। दूसरा पॉइंट आप उसके एग्जाम्पल पे दे सकते हैं कि देखिए मिथाइल ग्रुप लिथियम के साथ जुड़ गया। उसके बाद आप कह सकते हैं कि लेड आपका कार्बन की चेन से जुड़ गया, तो आप बता सकते हैं कि वो मेटल एस ब्लॉक का भी हो सकता है, वो मेटल पी ब्लॉक का भी हो सकता है, वो मेटल डी ब्लॉक का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से आप वहां पर बता सकते हैं, ठीक है। तीसरे पॉइंट, मतलब ये डेफिनेशन में ही चल रहा है, सारा का सारा डिफाइन करना है। अगर मान लो 10 मार्क्स में डेफिनेशन आती है तो आपको 50 वर्ड्स में लिखना होगा। फिर आप उसमें ये बता सकते हैं कि जो कार्बन है, पहले तो आपने मेटल के बारे में बताया कि वो मेटल पी ब्लॉक का भी हो सकता है, डी ब्लॉक का भी हो सकता है, वो मेटल एस ब्लॉक भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड होते हैं, मरकरी आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। तो मरकरी का जो कंपाउंड होगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हम डिस्कस कर लेंगे कि इनका फॉर्मूला क्या होगा, बाद में मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। तो इसी तरह से आप तीसरा पॉइंट आप कार्बन के बारे में बता सकते हैं। देखिए पहले हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया कि जिसमें मेटल कार्बन के साथ लिंक होगा, फिर हम मेटल बता रहे हैं कि वो एस ब्लॉक का हो सकता है, पी ब्लॉक का हो सकता है, डी ब्लॉक का हो सकता है। फिर हम कार्बन के बारे में बता देंगे कि जो कार्बन जो होता है वो हो सकता है कि एल्केन हो, वो हो सकता है कि एल्कीन हो जो उस मेटल के साथ जुड़ी हुई हो। जब ये 3 बातें आप लिखेंगे तो अगर ये 10 नंबर में आई है तो अब बताइए इसमें क्या रह गया जो आप नहीं बता पा रहे हैं। एक और पॉइंट आप इंक्लूड कर लीजिए लिंकेज के बारे में कि भाई जो ये बॉन्ड होगा वो बॉन्ड कैसा होगा। जो बॉन्ड होता है वो आपका कोवलेंट हो सकता है, वो बॉन्ड आपका आयनिक हो सकता है,
और अगर पोजीशन की बात करें तो वो बॉन्ड आपका लोकलाइज्ड भी हो सकता है, जैसे देखिए ये लोकलाइज्ड बॉन्ड है और वो बॉन्ड आपका डीलोकलाइज्ड भी हो सकता है। तो जब आपने सारी चीज बता दी कि भैया एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ये देखिए क्या है, कार्बन है, कार्बन के बारे में आप बता रहे हैं, मेटल है, मेटल के बारे में आप बता रहे हैं, उनके बीच जो बॉन्ड है आप उस बॉन्ड के बारे में बता रहे हैं, तो अच्छी तरह से आपकी डेफिनेशन बन जाती है। देखिए बेसिक से टॉपिक आने होते हैं, ऐसा नहीं है कोई टिपिकल टॉपिक आएगा, और बच्चे हैं नहीं आप बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, तो इस ऐसा नहीं है कि अपना आंसर जब भी लिखें आप ये मान के चलें कि आपके वो जो आंसर लिख रहे हैं कि वो आंसर स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, तो स्टूडेंट्स को आप कैसे समझाएंगे ये हमारा चेक करना चाहता आयोग और कुछ नहीं है। जितने सिंपल लैंग्वेज में आप लिखेंगे उतना ही बढ़िया होगा, जितना स्टैंडर्ड बुक के रेफरेंस वाले पॉइंट लिखेंगे, मतलब रेफरेंस नहीं लिखना है लेकिन जितना स्टैंडर्ड बुक का कुछ का होता है, कई बार कुछ में चेंज होता है, तो इसलिए उतना ही आपका आंसर क्या माना जाएगा, स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। गूगल के आंसर तो मानते नहीं है, प्री आपने क्लियर कर लिया है। अब हम क्लासिफिकेशन मतलब ये डिस्कस कर चुके हैं, नोमेनक्लेचर हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अभी हम क्लासिफिकेशन पर आ जाते हैं, फिर मैं बाद में आपको नोमेनक्लेचर इमीडिएटली वहां पर बता दूंगा। अब जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत अच्छा है, आप इसको समझ लीजिए। जो क्लासिफिकेशन है आपका, क्लासिफिकेशन जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है, आप एक पूरी लाइन लिख देंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है वो आपका 5 कैटेगरी में डिवाइड करे हैं मैंने, आप अपने हिसाब से अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कितनी कैटेगरी में है, 5 कैटेगरी में वो डिवाइड हमने करे हैं, ठीक है ना। कैटेगरी है, ये कैट नहीं है। पहला कौन सा है, देखिए सबसे पहले होते हैं आयनिक, सबसे पहले क्या होते हैं, आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। मेरी कोशिश रहा करेगी मैं कुछ रोज वीडियो डालूं, रोज नहीं तो तीसरे दिन डालूंगा। तबीयत थोड़ा खराब है, आपको बताया था, ओमिक्रॉन हो गया था, तो सेटिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे कोवलेंट की, उसके बाद क्या जाएगा, कोवलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सी कैटेगरी जो होती है ये कहलाती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। और जो डी जो है, यहां तक तो शायद आप सबको पता होता है भैया, कोई आयनिक बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, या वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, जैसे आप हाइड्राइड पढ़ते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट में ना, हाइड्राइड। एक होता है YLIDES, लाइट्स बोलते हैं इनको, लाइट्स हो गए। और आपका लास्ट जो कैटेगरी है वो होते हैं कंपाउंड विद पाई बॉन्डेड लिगेंड, कंपाउंड्स विद पाई बॉन्डेड लिगेंड, कंपाउंड्स विद पाई बॉन्डेड लिगेंड। तो ये जो आपके टोटल 5 तरह के हैं, अब हम इनका बहुत शॉर्ट में छोटा छोटा सा पढ़ेंगे, क्योंकि अगर 25 नंबर का क्वेश्चन भी आता है आपको सॉरी 20 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो आपने कुछ नहीं करना, उसमें उठा के क्या कर देंगे आप, 20 का नहीं आता, 25 नंबर का क्वेश्चन आता है तो वो आपको 250 वर्ड में लिखना है। तो देखिए जब आप इसमें आप डेफिनेशन बताएंगे अपना, तो ये 50 वर्ड आपके यहाँ कंज्यूम हो जाने हैं। अब 200 वर्ड में आपको इनका क्लासिफिकेशन लिखना है, तो आप ये मान के चलिए 5 हैं ये, ठीक है ना, 5 आपके पास क्लासिफिकेशन आ गए और इनको आपने 200 वर्ड में आपको एक्सप्लेन करना है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम आ जाएंगे आयनिक वाले पर। अब आयनिक से पहले ये आ गया है, चलिए इसकी ही बात कर लेते हैं। देखिए एक आपकी मॉक टेस्ट सीरीज हमने पहले चला दी थी, शुरू कर दी थी GIC के लिए, और जो हमने 20 दिसंबर से चलाई थी और वो 26 जनवरी तक खत्म हुई थी, 26 जनवरी तक लगभग। उसके अंदर 33 मॉक टेस्ट थे, जिसमें हमने पूरा जैसे हर टॉपिक ये आपको दिख रहे हैं ये सारे क्लियर करे थे 9, और इसमें आपके 33 टेस्ट लिए थे टोटल 33, जिसमें 3 फुल लेंथ टेस्ट थे और उनकी हमने आंसर शीट वगैरह भी पूरी चेक करी थी। अब क्योंकि सिटिंग में इशू है, मेरे को बैठा नहीं जा रहा है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से वो टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट रह गए थे। लेकिन अगर आपने ये सीरीज ले लिया तो अभी आप ना लें, तो अगर लेकिन आप नए हैं या आश्रम पद्धति के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आश्रम पद्धति और GIC का सिलेबस बिल्कुल सेम है, एग्जाम पैटर्न भी सेम है, कोई अलग नहीं है, एक ही आयोग करा रहा है, बस नाम अलग अलग है। तो आश्रम पद्धति वाले क्या कर सकते हैं, इसको इस टेस्ट सीरीज को ले लें। इसमें हिंदी और केमिस्ट्री के डेली आपके टेस्ट हुआ करेंगे, और उस टेस्ट का मैं आपको पूरा सोल्यूशन भी दूंगा, केमिस्ट्री का पूरा सोल्यूशन दूंगा। हिंदी में जैसे गद्यांश होता है तो गद्यांश का पैटर्न बता देंगे कैसे लिखा जाएगा। एग्जैक्ट कोई आंसर होता नहीं है गद्यांश का कि भाई समरी क्या होगी, शीर्षक क्या होगा, सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी आपको आंसर मिलेंगे सारे। तो इसके कंप्लीट आपको PDF फाइल में दूंगा सॉल्यूशन की, ठीक है ना। साथ में कुछ जो एक्सपर्ट होंगे उनके साथ डिस्कशन भी करेंगे। 350 रुपीज ओनली आपको पे करने हैं,
और ये 7404068788 मैसेज कर दें आप व्हाट्सएप, इस पर डिटेल मिल जाएगी। वैसे यही गूगल पे का नंबर है, ठीक है, गूगल पे और भीम, फोन पे नहीं है, लेकिन बार कोड से स्कैन करके भेज सकते हो, तो ये आपको मिल जाएगा सारा कुछ, ठीक है ना। सारे टॉपिक जितने जीआईसी के आश्रम पद्धति के सिलेबस में है A to Z सारे टॉपिक कवर करें, एक भी नहीं छोड़ा है, और ऐसे हिंदी में भी एक भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो ये 5 फरवरी आज से शुरू हो गई है और ये लगभग 12 मार्च तक जाएगी, ठीक है ना। तो आप इसको जरा एक बार देख लेना। क्लासिफिकेशन की बात करें हम आयनिक, ऑर्गेनोमेटेलिक, ऑर्गेनोमेटेलिक में क्या होते हैं? आयनिक नहीं, आयनिक से पहले कोवलेंट रहता है हमारा ना, चलिए आयनिक ही है, ठीक है। तो आयनिक क्या होते हैं? बेसिक सी बात है, जो एस ब्लॉक मेटल जनरली क्या करेंगे, एस ब्लॉक मेटल जो होंगे वो कार्बन के साथ कंपाउंड बनाएंगे, क्योंकि कार्बन जो होगा वो कार्बन डेफिनेटली पॉजिटिवली होगा इस कार्बन के कंपेयर, क्योंकि कार्बन के कंपेयर ये मेटल पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि कार्बन ठहरा 14 ग्रुप का, ये ठहरा बेचारा पहले ग्रुप का, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो इसलिए इनके बीच जो बॉन्ड होता है ऑलमोस्ट क्या होता है, वो आयनिक बॉन्ड होता है। तो ग्रुप नंबर 1 एज वेल एज ग्रुप नंबर 2 भी हो सकता है। जैसे मैग्नीशियम की हम अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम विल बी डाई पॉजिटिव, ठीक है, और आर कैसे होंगे, नेगेटिव। तो ये आयनिक बॉन्ड इनके बीच में बनता है, क्योंकि मैं अपने पहले बात में ही आपको बता चुका था कि इनके बीच जो बॉन्ड हो सकता है वो कोवलेंट हो सकता है या आयनिक हो सकता है। तो आयनिक के बेस पे हमने इनको क्लासिफाई कर लिया है, ठीक है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि आयनिक क्या होते हैं हमारे पास, और ये बहुत हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। जैसे आपने ग्रिग्नार्ड एजेंट सुना होगा RMgX, ठीक है ना, RMgX ये ग्रिग्नार्ड एजेंट होता है, तो ये आपका आयनिक है, लेकिन उससे भी ज्यादा रिएक्टिव होता है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, ऑर्गेनोलिथियम और भी ज्यादा आयनिक हो गया, तो ये हाईली रिएक्टिव है। तो कुछ ऐसी रिएक्शन जो हमें स्लो करानी है तो वो हम ग्रिग्नार्ड एजेंट से कराते हैं, इसलिए बेस्ट है। ऑर्गेनोलिथियम तो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। उसके बाद जो सेकंड आता है वो आता है आपका कोवलेंट। सेकंड वाला क्या है आपका, कोवलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, OMC, ठीक है ना, OMG नहीं OMC। अब ये कैसे बनेगा भाई, क्योंकि इनके बीच में जैसा कि हमें पता चल गया कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। आप बता सकते हो मेटल और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब ये कौन कौन से एलिमेंट बनाएंगे, जो मेटल होगा वो आपका ग्रुप नंबर 13 का हो सकता है, ग्रुप नंबर 14 का हो सकता है, ग्रुप नंबर 15 का हो सकता है, और कुछ ऐसे भी पाए गए हैं जो ग्रुप नंबर 12 के हैं, ठीक है ना। ग्रुप नंबर 12 वाले भी क्या करते हैं, इसको फॉर्म करते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड हो गया क्या, और कौन सा कंपाउंड हो गए, कोवलेंट हो गए, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन ग्रुप नंबर 14 का है, तो CH3 और ये आपका Al है, जैसे C2H5 होल थ्राइस, आपने जिगलर नाटा कैटालिस्ट में देखा होगा ये AlC2H5 होल थ्राइस। मरकरी की मैं बात कर रहा था, ये ग्रुप नंबर 12 का हो गया, तो मरकरी आपका CH3 होल ट्वाइस, तो ये ग्रुप नंबर 12 का है, ये ग्रुप नंबर 13 का है, ये ग्रुप नंबर आपका 14 का है। तो ये क्या है, इनमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस कम है भाई, क्योंकि ये कार्बन वाले ग्रुप नंबर 14 के आसपास आ गए, तो इसलिए इनका जो बॉन्ड है वो ऑलमोस्ट कैसा है, कोवलेंट है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर मेंशन क्या करें, जितना स्पेशल पॉइंट लिखेंगे और रेलिवेंट लिखेंगे तो नंबर ज्यादा बनेंगे। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं भाई, ये लिखेंगे कि भैया मेटल और कार्बन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और ये वाले एलिमेंट यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन आप पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि भाई ये क्योंकि ग्रुप नंबर 14 के कार्बन के आसपास है तो इसलिए इनमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस कम है, तो इसलिए ये कोवलेंट कंपाउंड ज्यादा, मतलब कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा बनाएंगे, ठीक है। अब तीसरे आते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, थर्ड के आते हैं आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो है, जैसा कि अब नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि भैया ये जो इनके बीच जो कंपाउंड बनेगा, जो बॉन्ड बनेगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाएंगे। अब ये कौन फॉर्म करते हैं, सबसे पहले तो ये फॉर्म कौन करते हैं, पहले तो आप बता सकते हो कि इनके बीच जो कंपाउंड जो बनेगा वो इलेक्ट्रॉन में डेफिशिएंट होगा। दूसरा पॉइंट क्या बनाओगे आप, ये किस किस के बीच में बनाते हैं, तो ये लिथियम के जो कंपाउंड पाए गए, एल्यूमिनियम के कंपाउंड जो पाए गए, बेरिलियम के जो कंपाउंड पाए गए, मतलब वही जो आपने बच्चों को पढ़ाते हो कि भैया AlCl3 डाइमर की फॉर्म में क्यों पाया जाता है, Al2Cl6 की फॉर्म में पाया जाता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपको पता ही होगा। तो ये क्या कर लेता है, ये AlCl3 दूसरे AlCl3 के साथ क्या कर लेता है, तो आपको पता ही है, ये बॉन्ड बना लेता है इस तरह से, ठीक है ना। डाइमर में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए। ऐसी बस Cl की जगह CH3 लगा दो तो सेम चीज हो गई, हालांकि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएगा, फिर वो अलग तरह का बॉन्ड बनेगा, वो मैं स्ट्रक्चर में आपको बता दूंगा। तो लिथियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम के जो कंपाउंड बनेंगे वो कैसे बनेंगे आपके
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेंगे, ठीक है ना। और इनका जो बॉन्ड जो बनता है वो आपको पता ही होगा ना, कि जैसे एल्यूमिनियम ने मान लीजिए अपना पी ऑर्बिटल क्या करा है, कार्बन के साथ ओवरलैप कराया हुआ। भाई कार्बन के पास भी पी ऑर्बिटल ही होता है, आप ये मान के चलिए, ठीक है ना। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम और कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर बाकी जगह आप ये CH3 एज इट इज मान लीजिए, ये भी CH3 आप एज इट इज मान लीजिए। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि जो ये एल्यूमिनियम के 3 बॉन्ड होंगे एल्यूमिनियम के पास, क्योंकि पता है आपको एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, देखिए नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं अब ये बताने लगूँ कि इसका ऑर्बिटल कहाँ से खाली आता है। वो आपको पता ही है यार, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप बनाओगे 1s2 2s2, मैं कोशिश करता हूँ 3s2 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 ये होता है। अब आप देखिए ना, s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल 3 होते हैं, तो ये आपको पता है ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है। तो ये 3 तो हो गए उसके बॉन्ड जो बना रहे हैं। ये जो ऑर्बिटल खाली है, ये 2pz जो है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये खाली है। तो ये 2pz ऑर्बिटल, ये आप मुझे बता दिया करो कि बिल्कुल बेसिक से बताना है क्या, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो चीज़ पता होगा। तो ये क्या करता है, अपना ऑर्बिटल जबरदस्ती यहाँ ओवरलैप कराता है। तो यहाँ जो ये बॉन्ड बन रहा है, 3 एटम सेंटर में है, भाई ये कार्बन एटम है, ये एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम है, तो 3 सेंटर में हो और शेयर कर रही है 2 इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है AlCl3 की तरह से, यहाँ जो ये बॉन्ड है ये आपका क्या है, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ऐसे ये भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा। तो आप अगले पॉइंट में यहाँ पर ये वाली बात मेंशन कर सकते हैं कि क्या, कि इनके जो बॉन्ड बनते हैं वो कैसे बॉन्ड होते हैं, वो 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले कोवलेंट बॉन्ड ही है वैसे तो ये, ठीक है ना। तो ये 3 सेंटर्ड कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। अब चौथा क्या है कि जब जैसे बेरिलियम के आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड देखें तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म में है, पॉलीमेरिक या तो फिर डाइमर में फॉर्म में मिलेंगे जैसे एल्यूमिनियम का मिल रहा है, या फिर वो किस में मिलेंगे, पॉलीमेरिक में। देखिए मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक एक बात लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो लंबा ना हो, छोटा ही रहे और आपको सारी बातें समझ में आ जाए। आप वीडियो को स्लो कर करके एक एक पॉइंट बना सकते हैं, पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म में मिलेंगे और इन कंपाउंड को हम इन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एक नई टर्म आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि ये आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड विद मल्टी सेंटर्ड बॉन्ड है। मल्टी सेंटर्ड कैसे, जैसे 3 सेंटर्ड एटम की बात कर रहा हूं मैं, तो ये पॉइंट एक एडिशनल आपके आंसर को सपोर्ट करेगा। जब आप पॉइंट में 4-5 पॉइंट लिखेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में, एग्जामिनर एक एक पॉइंट पढ़ता चला जाएगा, कहेगा हाँ भाई इसने बढ़िया बातें लिखी है, इस पे मैं 5 नंबर दे देता हूँ, अगले वाले पे 5 देता हूँ, ऐसे टोटल करके वो आपके 25 से 20 के बीच में नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो एक एक पॉइंट आपका बहुत कीमती होना चाहिए। क्लियर हो गई ये वाली बात, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, 4th आ जाता है हमारा ये लाइड के बारे में, जिसको मैंने आपको बताया भी था, YLIEDS। अब ये लाइड्स क्या होते हैं, ये आपके वो कंपाउंड है जिसमें मेटल क्या होता है, डबल बॉन्ड बना के रखता है, डबली बॉन्डेड होता है किसी भी लिगेंड के साथ। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये लाइड्स आर द कंपाउंड्स, क्योंकि ये बताना जरूरी है, इन विच, कभी शायद आपको समझ में ना आए, द मेटल इज डबली बॉन्डेड, किसके साथ, कार्बन के साथ, ठीक है ना, विद कार्बन एटम, किसका कार्बन एटम, जो लिगेंड है वहां पर, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आपने विटिंग रिएक्शन पढ़ी होगी, पढ़ी है ना, विटिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें एक विटिंग रिएजेंट यूज होता था, और विटिंग रिएजेंट क्या होता था, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन वगैरह का जो हम इलाइड बोलते थे, मतलब 3 फॉस्फीन ग्रुप होते थे, फिनाइल फॉस्फीन, PPS3 जनरली हम इसको बोलते थे, PPS3। मतलब जैसे यहाँ पर फॉस्फोरस है तो यहाँ पर फिनाइल ग्रुप आएगा, एक बेंजीन ये आ जाएगी, दूसरी बेंजीन ये आ जाएगी, ठीक है, और तीसरी बेंजीन आपकी ये आ जाएगी, तो इसको शॉर्ट में PPS3 लिखते हैं, P और 3 हो गए PS3। तो ये फॉस्फोरस जो है डबल बॉन्ड बना के CH2 होता है। तो आप ये देखिए, ये तो हो गया यहाँ पर मेटल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड बना रखा है इसने क्या बना रखा है, डबल बॉन्ड बना रखा है। तो ये जो कंपाउंड आते हैं, जो मेन ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट जैसे P ब्लॉक हो गए, हालांकि S वालों की तो औकात नहीं है ना बेचारों की, उनकी तो वैलेंसी 2 होती है, तो उनकी औकात नहीं है ये इस तरह के कंपाउंड बनाना। तो मेन ग्रुप में जो P ब्लॉक एलिमेंट है वो ही ऐसे ये कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है ना। और कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट भी इस चीज को बनाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी इस चीज को बोल देते हैं, ठीक है। हालांकि आप इसको पाई बॉन्डेड की कैटेगरी में भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन वो आएगा नहीं पाई बॉन्डेड में, आगे मैं समझाऊंगा क्यों। क्योंकि पाई बॉन्डेड में कार्बन में पाई बॉन्ड होगा, मेटल के साथ नहीं होगा, मेटल के साथ सिंगल ही बॉन्ड होगा, तो इसलिए ये आप थोड़ा सा उनमें अंतर रखें। तो डबल बॉन्ड अगर आ रहा है तो ये आपका क्या है, ये इलाइड कहलाता है, ठीक है। अब चौथी कैटेगरी जो हमारी लास्ट है वो है आपका
पाई बॉन्डेड, तो पाई बॉन्डेड जैसे आपको पता ही है भाई CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, अगर ये मेटल के साथ जुड़ जाए तो ये आपका पाई बॉन्डेड हो गया, ठीक है ना। अब इसके 4-5 आप पॉइंट, इसमें 2-3 पॉइंट बना सकते हैं। जैसे आपने फ्रियोन्स पढ़े हैं, ठीक है ना, फ्रियोन्स में क्या होता है कि जो 5 मेंबर्ड रिंग है ये आपका, ये जो है ये आपका कनेक्ट हो गया, आपका 5 तो नहीं होता, ये हो गया जैसे 6 ही है, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप। तो यहाँ सेंटर में जो पाई बॉन्ड है इन सब के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन के बारे में। अब मैं आता हूँ फटाफट से नोमेनक्लेचर के बारे में, फिर हम नोमेनक्लेचर के बारे में फिर मैं ये आपकी वीडियो को खत्म कर देंगे। तो नोमेनक्लेचर के बारे में आपको, इसको करने के लिए सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आता है तो आप इसको आसानी से कर लोगे, क्योंकि बिल्कुल सारे रूल वही हैं, बस इसमें एक चीज एक्स्ट्रा हम ऐड करते हैं कि कितने कार्बन जो है वो मेटल के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। जैसे अभी मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे K है और प्लेटिनम है और इसके साथ चलो Cl3 भी ले लिया मैंने यहाँ पर, और C2H5 है, दोबारा लिख लेते हैं, K है, प्लेटिनम है और Cl3 है और C2H4 है, ठीक है ना, ये है हमारे पास। तो जैसे आपने पढ़ाई होगा, अगर K को नहीं लगाओगे तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, काउंटर आयन यहाँ पर पोटासियम है ना, पॉजिटिव आयन, तो यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और नेगेटिव लिगेंड का, नेगेटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेम लिखने के लिए मेटल के बाद में 8 लगाते हैं, क्या लगाते हैं, 8 लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर प्लेटिनेट वर्ड यूज होगा। अब यहाँ पर हम शुरुआत कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले अल्फाबेटिकल क्लोरीन है, तो क्लोरीन को आप पढ़ोगे C से, और ये क्या है आपका, ये आपका इथाइलिन है, C2H5 जनरली एक कौन सा ग्रुप है, इथाइलिन ग्रुप है, ठीक है ना। C2H5 ग्रुप जो C2H4 होगा, C2H5 नहीं, C2H4, तो C2H4 का मतलब क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। तो इसका मतलब साफ हो गया कि जो प्लेटिनम है वो यहां से जुड़ा होगा। यहां से जुड़ा का मतलब क्या है कि दोनों कार्बन इस समय प्लेटिनम से लिंक होंगे, ये दोनों कार्बन लिंक होंगे, तो ये कहलाता है हेप्टिसिटी। हेप्टिसिटी का मतलब होता है कितने कार्बन उस प्लेटिनम के साथ जुड़े हुए हैं, उसको हेप्टिसिटी बोलते हैं। तो यहाँ हेप्टिसिटी को इंडिकेट करेंगे हम ईटा से, और जितने भी हेप्टिसिटी होगी, ये बाई मतलब बाई डेंटेड भी बोल सकते हो, डेंटिसिटी बोलते हैं, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, जितने भी कार्बन यहाँ पर लिंक है। तो लिगेंड का नाम लिखने से पहले उसकी हेप्टिसिटी यानी कि कितने कार्बन उस प्लेटिनम के साथ या मेटल के साथ लिंक होंगे वो जोड़ना जरूरी होता है। तो ये है इथाइलिन, इथीन है, और ये अल्फाबेटिकली C था, तो ABCD में C पहले आता है, तो मैं इसका नाम पहले लिखूंगा, तो इसका नेम हो जाएगा ट्राइक्लोरो या क्लोराइडो, दोनों बातें सही होती हैं, ट्राइक्लोराइडो। अब ये जो कार्बन होता है इसको ब्रैकेट में लिखना होता है, इसकी हेप्टिसिटी कितनी थी, वो थी आपकी 2, और इसका नाम क्या है, डैश लगाओगे यहाँ पर, इथाइलिन, इथाइलिन, ठीक है ना। अब उसके बाद आ जाओगे प्लेटिनम पर, लेकिन प्लेटी मैंने क्या बोला था, 8 लगाना है, क्योंकि ये अनायन है, तो नाम के बाद में प्लेटिन 8 लगाओगे। अब रही बात ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो C2H4 तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो अब लेकिन इससे पहले पोटासियम रह गया, सॉरी, तो पोटासियम सबसे पहले लिखेंगे, पोटासियम क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा पोटासियम, और T छोटा बनेगा, ट्राइक्लोरो या क्लोराइडो, ईटा 2 इथाइलिन प्लेटिनेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भाई 2 क्लोरीन तो माइनस के होंगे और ये पोटासियम पॉजिटिव का होगा, तो डिफरेंस जो आएगा वो कितना आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इस तरह से आपने लिखना है। एक दो और करवा देता हूं मैं, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे आयरन है और आयरन के साथ मैंने यहाँ पर पाई बॉन्ड मेंशन कर दिया और C5H5 है, तो ये पाई बॉन्ड मेंशन करने का क्या लॉजिक है, देखिए अगर C5H5 के आगे अगर पाई बॉन्ड मेंशन ना होता या सिग्मा मेंशन होता, तो इसका मतलब है कि जो ये C5H5 है इसमें पाई बॉन्ड तो है, लेकिन मेटल जो है सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर यहां पर क्या जुड़ गया है अगर यहां पर पाई जुड़ गया है, इसका मतलब ये जो मेटल होगा ये इन सभी कार्बन से जुड़ा होगा, पांचों के पांचों कार्बन से। तो पांचों कार्बन से वो तभी जुड़ सकता है जब ये वाला जो टिप वाला कार्बन है इस पर नेगेटिव चार्ज हो। क्यों नेगेटिव चार्ज हो, तो कंजुगेशन बन जाएगा इसकी तरह से, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इस तरह से कंजुगेशन बन जाएगा। तो यानी कि मेटल जो है इन सभी से वो पांचों, भाई 2 कार्बन तो इनको जोड़ लेगा इकट्ठा और 2 कार्बन इस पाई बॉन्ड की हेल्प से जोड़ लेगा और ये डायरेक्ट जुड़ जाएगा ऐसे। तो ये जो है इस तरह से जुड़ गया। तो यहाँ पर ईटा जो होगा वो 5 होगा क्योंकि वो सारे कार्बन को मिला के जोड़ लेगा। अब क्योंकि ये 2 नंबर हैं तो इसके नंबर को हम अगर 2 होते हैं तो 20, अगर 3 होते हैं तो ट्रिस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम 20 पढ़ेंगे, वो आपको तभी मैं कह रहा हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर आना चाहिए, जो कि मुझे विश्वास है आपको वो आता होगा। तो हेप्टिसिटी थी इसकी 5 और यहाँ पर मैं कहूँगा साइक्लो, क्योंकि ये कौन है, साइक्लो है और ये कौन है, पेंट है और डाई ईन है, इसके अंदर 2 ईन है।
तो ये पेंटा डाई इनाइल कहलाता है, साइक्लो पेंटा डाई इनाइल ENYL, ठीक है ना, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल। और बाकी उसके बाद क्या आ जाएगा, ये आपका आयरन है तो आयरन ही लिखेंगे आप, छोटे में रहने दे आयरन, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 0। तो ये आप इस तरह से इवन लिखें, भले ही उसकी 0 आ रही है, बट यू हैव टू मेंशन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच मेटल इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अनदर एग्जांपल। उम्मीद है इसको भी आप कर लेंगे फटाफट से, फिर मैं 1-2 आपको छोड़ दूंगा घर से करने के लिए। तो कुछ मैं यहाँ पर आपको क्या कर रहा हूँ, ब्रिज वाले दे देता हूं। जैसे अभी यहां पर समझिए कि मेरे पास ये मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया, और कार्बन मोनोऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल ले लिए, और जो कि आयरन है, और फिर मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल हैं, फिर मैंने आयरन ले लिया, और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के मैंने 3 मॉलिक्यूल ले लिए। अब हमने इसका IUPAC नेम लिखना है। तो यहां से साफ पता चल रहा है कि भाई इस आयरन के साथ ये 3 कार्बन मोनोऑक्साइड तो ऐसे ही होंगे, और इस आयरन के साथ ये भी 3 कार्बन मोनोऑक्साइड जो होंगे वो एज इट इज होंगे। लेकिन ये बीच वाले जो हैं ये कहीं ना कहीं ब्रिज का काम करेंगे, इसके लिए ये ब्रिज का काम करेंगे, ये वाला भी, ये वाला भी, और ये वाला भी। तो ये जो है ये ब्रिज का काम कर रहे हैं। तो इन लिगेंड को बताने के लिए हम म्यू वर्ड जो होगा एक सफिक्स प्रीफिक्स यूज कर लेंगे म्यू। तो 3 कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो सफिक्स का ब्रिज का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं पहले तो लिखूंगा ट्राई, और उसके बाद डैश लगा के लिखूंगा म्यू। और म्यू का काम कौन कर रहा है, मतलब ब्रिज का काम कौन कर रहा है, कार्बोनाइल काम कर रहा है। अब ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल बराबर है, मतलब सेम है ना। तो इन दोनों के लिए तो मैं 20 यूज कर सकता हूं क्योंकि ये दोनों हैं। और इनको ब्रैकेट में लिख दो क्या, ट्राई कार्बोनाइल आयरन। क्या लिख दूं मैं इसको, ट्राई कार्बोनाइल आयरन, ठीक है ना, ट्राई कार्बोनाइल आयरन। और ऑक्सीडेशन स्टेट जैसा कि मैंने बताया कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, तो ऐसे लिख दोगे। अभी मैंने साफ साफ हैंडराइटिंग में नहीं लिखा, दोबारा बता देता हूँ, ट्राई म्यू कार्बोनाइल बिस। भाई ट्राई इसके लिए मैंने यूज करा, पहले हम ब्रिज लिगेंड को लिखेंगे, उसके जब ट्राई कार्बोनाइल हो गया तो मैंने देखा ये दोनों ग्रुप सेम है। अगर डिफरेंट होंगे तो वो मैं भी बता दूंगा। जब दोनों लिगेंड मेरे पास दोनों मेटल सेम है तो मैंने क्या कर लिया, और दोनों हिस्से सेम है तो बिस वर्ड यूज कर लिया। और उसके बाद ट्राई कार्बोनाइल आयरन, ये भी ट्राई कार्बोनाइल आयरन है, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, 0 हो गई। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपके पास, मान लेते हैं इस बार कोबाल्ट मैंने ले लिया, या पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पर ले लेते हैं, और 4 ले लिया, और यहां पर मैंने इस बार या 5 ले लेते हैं चलो, और यहां पर मैग्नीज ले लिया, और फिर ये मैग्नीज है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड फिर से 5 है। तो यहां पर देखिए ब्रिज लिगेंड नहीं है, ब्रिज नहीं है, दोनों मेटल क्या है, डायरेक्टली लिंक है। तो आप सिंपल यूज कर देंगे बिस और पेंटा कार्बोनाइल मैग्नीज। क्या लिख देंगे हम, पेंटा कार्बोनाइल, एम छोटा बनेगा, मैग्नीज, ठीक है ना, मैग्नीज जो भी स्पेलिंग होगी, ठीक है ना। अब ऐसे ही एक लास्ट बता देता हूं, उसके बाद मैंने एक और टॉपिक कराना था पर संभव नहीं हो पा रहा है, सिटिंग का इश्यू है। तो देखिए इतनी देर बैठने में मुझे दिक्कत हो रहा है अभी। तो इसका क्या नाम होगा, अब कोबाल्ट और रेनियम जो है आपके अलग अलग हो गए। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले बात कर लेंगे हम किसकी, पेंटा। अब इसका नाम समझिए, देखिए क्या होगा, पेंटा कार्बोनाइल, जिसके साथ जनरली ज्यादा लिगेंड होते हैं, हम उसको उसमें शुरू कर लेते हैं, पेंटा कार्बोनाइल। और उसके साथ मतलब आप ये मान के चलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है। कैसे है कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा, क्योंकि 5 तो इधर कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़े हैं, और इधर ये जो मेटल है ये भी दरअसल इसी के साथ जुड़ा है। तो मान के चलिए ये आपका सेंट्रल जो है एटम है, और ये हमारा मेन मेटल है, तो इसलिए इसके साथ पेंटा कार्बोनाइल जोड़ दिया। और ये जो बचा हुआ हिस्सा ये मैं अब लिगेंड की तरह से ट्रीट करूंगा। तो उस लिगेंड को मैंने किस में लिख लिया, ब्रैकेट में लिख लिया, जो कि टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्ट है। क्या है, टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्ट, टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्ट, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, आपका रेनियम हो जाएगा। बात समझ में आई, मतलब आप क्या करना है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा वो आपका सेंट्रल मेटल माना जाएगा, बाकी के जो होंगे वो आपके साइड में लिगेंड की तरह से आप उनको ट्रीट कर लोगे। तो मैंने हालांकि इसमें साथियों और भी टॉपिक करवाने थे, कुछ स्ट्रक्चर बताने थे, और आपका कुछ EN रूल बता देना था इन्हीं में, लेकिन मुझे लगता है वो संभव नहीं हो पाएगा, तो हम उसको कल डिस्कस